जय हिंद साथियों, मैं देवराज सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा 247 में। जैसा कि कुछ दोस्तों ने पिछली वीडियो में कमेंट किया था कि क्लियरिटी नहीं आ रही है, तो हमने वो क्लियरिटी दूर कर ली है। अब आगे से बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस किया था, मैंने लास्ट क्लास थोड़ी इंट्रोडक्टरी क्लास ली थी जिसमें थोड़ा बायोलॉजी के बारे में बताया था कि बायोलॉजी के क्या है और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आज हम वो डिस्कस करेंगे किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं या कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के सेक्शन में। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला चैप्टर होता है हमारा कोशिका। सबसे पहला चैप्टर क्या है? कोशिका। कोशिका मतलब सेल। ठीक है, कोशिका क्या है? कोशिका जीवन की या सजीवों की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, कोशिका जीवन की या सजीवों की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई से मतलब ये है कि देखो, जब हमारा ये सेल है, सेल अगर एक या एक से अधिक सेल मिलती हैं तो फिर टिश्यू बनता है हमारा। ठीक है, अगर दो या एक से अधिक टिश्यू मिलता है तो हमारा ऑर्गन बनता है, और एक से अधिक ऑर्गन मिलते हैं तो हमारी पूरी बॉडी बनती है। इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर को बनने के लिए हमारा सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? सेल। बिना सेल के हम शरीर की कल्पना नहीं कर सकते। मतलब सेल के बाद टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से बॉडी। यह एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं, जैसे कि हमें कोई घर बनाना है अपना। ठीक है, अगर घर बनाना है तो घर किससे बनेगा मिलकर? घर कमरों से मिलकर बनेगा। घर किससे मिलकर बनेगा? कमरों से। और कमरे किससे मिलकर बनेंगी? दीवारों से। ठीक है, कमरे दीवारों से मिलकर बनेंगे। और दीवारें किससे मिलकर बनेंगी? ईंटों से मिलकर बनेंगी। ठीक है ना, दीवारें किससे मिलकर बनेंगी? ईंटों से। तो किसी भी के घर की कल्पना बिना ईंटों के संभव नहीं है। तो ईंट क्या होगी? सबसे छोटी इकाई होगी। बिल्कुल इसी तरह किसी भी बॉडी के लिए हमारी सेल सबसे छोटी इकाई है। ठीक है ना, सेल सबसे छोटी इकाई है। अच्छा, अब सबसे छोटी इकाई है तो ये दो तरह की होती है ना, एक संरचनात्मक इकाई होती है, संरचनात्मक, और एक होती है क्रियात्मक इकाई। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। दूसरी कौन सी है हमारी? क्रियात्मक इकाई। ठीक है, तो यहां से हम संरचनात्मक और क्रियात्मक के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। जब पूरा सेल चैप्टर आराम से पूरा पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से और क्वेश्चंस परीक्षा की दृष्टि से क्या पूछे जाते हैं? सेल पूछा जाता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, पूछा जाता है कि कोशिका का द्वारपाल कौन है ना, और यहाँ तक कोशिका झिल्ली है ना, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति है ना, माइटोकाइंड्रिया है ना, राइबोसोम, लाइसोसोम, इन सब के बारे में हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेल से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से ये सारा डिस्कस करेंगे। अब दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे पाचन तंत्र। दूसरा चैप्टर क्या पढ़ेंगे हम? पाचन तंत्र। अभी मैं क्लास पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी केवल थोड़ा सा बता रहा हूं। ठीक है ना, अभी थोड़ा बता रहा हूं मैं कि कहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं। पाचन तंत्र। ठीक है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा समझते हैं कि भोजन के जटिल अणुओं को या भोजन के जटिल या कठोर या बड़े अणुओं को छोटे सरल अणुओं में तोड़ना ही पाचन कहलाता है ना। पाचन की परिभाषा ये है कि भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। सपोज करो ये हमारा जटिल है ना, जटिल अणु है, ये जटिल अणु हो गया हमारा, और इसको हम छोटे छोटे अणुओं में तोड़ते हैं जब। ठीक है ना, और ये टूटना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। पाचन में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक तो होता है हमारा एंजाइम। ठीक है,
एंजाइम, और दूसरा है जल। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि पाचन इन दोनों के बिना संभव नहीं है। पाचन होने के लिए एंजाइम और जल दोनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना, ध्यान रखना। डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम पाचन पढ़ रहे हैं तो पाचन के लिए हमें एंजाइम और जल दोनों की आवश्यकता होती है। अच्छा, एंजाइम क्या है, यहाँ से देख लो एंजाइम क्या है। एंजाइम एक जैव रासायनिक पदार्थ है। जैव रासायनिक पदार्थ है। एंजाइम क्या है, एक जैव रासायनिक पदार्थ है। एंजाइम क्या है, जैव रासायनिक पदार्थ है जो जैव रासायनिक क्रियाओं को संपादित करता है। जैव रासायनिक क्रियाओं को संपादित करता है। अच्छा, एंजाइम से एक चीज और देखो, एंजाइम हमेशा 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही काम करते हैं। एंजाइम 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में ही अच्छा काम करते हैं, मतलब पूरी तरह तैयार रहते हैं अपना वर्क करने के लिए। ठीक है ना, 10 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड एंजाइम 10 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड में वर्क अच्छा करते हैं। ठीक है, अब यहीं से देखो, अगर मैं कहूँ कि अगर हमारे घर में है ना, जैसे दूध है, मानो दूध को खराब होने से हम क्या करते, दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, या तो हम उसे गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं। अगर गर्म करते हैं तो कितना डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं हम, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो ये दूध खराब नहीं होगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये से ठंडा करते हैं। ठंडा करते हैं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, तो इसका मतलब 10 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही हमारा एंजाइम प्रॉपर अच्छे से वर्क करता है। और बचाने के लिए, दूध को खराब होने से बचाने के लिए या तो गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं। तो इसका टेम्परेचर 100 से ज़्यादा रखते हैं और 0 से मतलब 10 से मतलब 45 से ज़्यादा रखते हैं और 10 से कम रखते हैं। ठीक है, ये पाचन हो गया। अब अगला चैप्टर हम देखेंगे, अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम, इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगला, ब्लड। ब्लड मीन्स रक्त। ब्लड मीन्स रक्त। ठीक है, अगला चैप्टर क्या है, ब्लड। यहाँ से क्या है, ब्लड हमारे शरीर में परिवहन का सबसे बड़ा साधन है ना। अगर मैं ब्लड की बात करूं तो इसका काम क्या है, तो परिवहन इसका सबसे बड़ा काम है। ठीक है ना, परिवहन किस चीज का, परिवहन समझ लो, O2 का परिवहन है ना, CO2 का परिवहन, और खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं, खाद्य पदार्थों का परिवहन, खाद्य पदार्थों का परिवहन सब किसके द्वारा होता है, ये ब्लड के द्वारा होता है। ठीक है ना, ब्लड के बारे में हम पढ़ेंगे। ब्लड को 3 भागों में बांटा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें कौन कौन किस में क्या एंजाइम, क्या प्रोटीन है, सारा कुछ पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे, O नेगेटिव, O पॉजिटिव, AB नेगेटिव, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ब्लड से यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अभी ध्यान रखना, अभी मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, अभी तो थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ सिलेबस के बारे में कि कहाँ से हम कितना पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसके बाद हम पढ़ेंगे, ब्लड के बाद है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र, है ना, तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम मींस तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। नर्वस सिस्टम का क्या है, जैसे हमारे खाद्य पदार्थों को परिवहन के लिए, है ना, जैसे हमारे खाद्य पदार्थों को बॉडी के प्रत्येक भाग में ले जाने के लिए हमें ब्लड की आवश्यकता होती है, इसी तरह हमारी सूचनाओं को एक अंग से दूसरे अंग तक ले जाने के लिए नर्वस सिस्टम की जरूरत होती है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ से एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे हमारे पैर में सब कोई कांटा चुभ गया, ठीक है ना, कांटा चुभ गया, तो ये जो हमारे कांटे चुभने की घटना है, ये सूचना है, ये तुरंत हमारे ब्रेन तक जाएगी, है ना, और ब्रेन फिर उसे एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद तुरंत हमें ऑर्डर देगा कि हमें अपना पैर हटा लेना चाहिए, तो हम तेजी से अपना पैर हटा लेते हैं। ठीक है, तो ये सूचना हमारे ब्रेन तक जाती है, ब्रेन से फिर वापस हम कार्य कर पाते हैं उस चीज को। ठीक है ना, तो तंत्रिका तंत्र का क्या है, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। ठीक है, जैसे अच्छा इसमें क्या पढ़ेंगे हम, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रेन हमारा। ब्रेन पढ़ेंगे। ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। पहला अग्र ब्रेन, मध्य ब्रेन और पश्च ब्रेन, यानी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन।
इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से ये हो गया। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब पोषण। अगला टॉपिक है हमारा पोषण, न्यूट्रिशन। अगला टॉपिक हमारा पोषण, न्यूट्रिशन। पोषण किस चीज का, मतलब जैसे पोषण में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा का पोषण, तीसरा है विटामिन्स का, ठीक है, खनिजों का पोषण, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, हम ये यहाँ डिस्कस करेंगे पोषण, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है, अगला क्या पढ़ेंगे, अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम डिजीज, ठीक है ना। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है रोग, यानी मानव रोग, ठीक है ना, या ह्यूमन डिजीज, है ना, या ह्यूमन डिजीज, मानव रोग या ह्यूमन डिजीज। ठीक है। अब मानव रोग कौन कौन सी, जैसे जीवाणु से कौन सा रोग होता है, विषाणु से कौन सा रोग होता है, प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है, ये विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। तो ये सारी चीजें हम डिसीज में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से एक चैप्टर और है हमारा जिससे क्वेश्चन आजकल आते तो है नहीं लेकिन फिर भी पढ़ना तो है ही। वो क्या है हमारा स्केलेटल सिस्टम, यानी कंकाल तंत्र। क्या हो गया, कंकाल तंत्र, ठीक है। कंकाल तंत्र में क्या है, हमारे हड्डियों के बारे में जानकारी है, कौन सी हड्डी का नाम क्या है, जैसे सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है ना, कान में कौन सी हड्डी है, पैर में कौन सी हड्डी है, अस्थि क्या होती है यानी हड्डियां, उपास्थि क्या होती है, इन सारी चीजों का अध्ययन हम कंकाल तंत्र में करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा एक ब्रीफ सिलेबस जिसके बारे में हम आगे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अब मैं यहाँ से पहला टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, सेल, ठीक है। पहला टॉपिक स्टार्ट करता हूँ मैं कोशिका, और आपसे पेन पेपर लेके बैठ जाओ, ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आएंगे। सेल में जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आएंगे वो सारे कराऊंगा, और जो आने की संभावना है वो पूरे कराऊंगा। सेल से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा, ठीक है ना। तो पूरी तरह पेन पेपर लेके बैठ जाओ और यहाँ से स्टडी बिल्कुल स्टार्ट कर दो प्रॉपर वे से, ठीक है ना। अच्छा, जैसा कि अभी बताया मैंने, सेल जीवन की या सजीवों की सबसे छोटी इकाई है। इकाई मतलब सबसे छोटी इकाई है। इकाई के बारे में अभी मैंने डिस्कस किया था, वो किस तरह की इकाई है, एक तो संरचनात्मक इकाई है, संरचनात्मक, ठीक है ना। संरचनात्मक इकाई है मतलब स्ट्रक्चरल इकाई है, और दूसरा क्रियात्मक इकाई है, क्रियात्मक, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से सेल की अब डेफिनेशन की बात करूँ, जो एनसीईआरटी में डेफिनेशन दे रखी है उसमें बताया गया है कि कोशिका या सेल जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, यानी स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है। तो यहाँ से ये हो गया। अच्छा, अब इन्हें समझते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है ना। ये दोनों अगर समझ गए आप तो सारा सेल आराम से समझ में आएगा आपके, ठीक है ना। संरचनात्मक क्या होता है, संरचनात्मक मैंने अभी बताया, जैसे एक सेल दो सेलों से मिलकर क्या बनता है, हमारा टिश्यू बनता है। दो सेलों से मिलकर क्या बनता है, टिश्यू, और दो सेलों से मिलकर टिश्यू बनता है, और दो टिश्यूओं से मिलकर ऑर्गन बनता है ना, और दो ऑर्गन से मिलकर हमारी बॉडी बनती है। मतलब दो कोशिका से मिलकर क्या बनता है हमारा, दो से अधिक या एक से अधिक कोशिका से मिलकर टिश्यू बनता है। टिश्यू को हम ऊतक कहते हैं, ऊतक बनता है, ठीक है। दो ऊतकों से मिलकर हमारा अंग बनता है, ठीक है, और दो अंग के मिलने के बाद हमारा शरीर बनता है। तो देखो यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं संरचनात्मक क्या है। संरचनात्मक मतलब कोई भी किसी तरह की भी संरचना है, अगर ऊतक है
तो ऊतक फिर किस में जाएगा, कोशिका में। ये संरचना हो गई। अंग अंग बने हुए, अंग की भी संरचना है, हाथों की संरचना है, पैरों की संरचना है, ठीक है ना। तो अंग बन से कोशिका, कोशिका हो गया। अगर शरीर बनना है तो ये भी एक प्रकार की संरचना है। अब देखो क्रियात्मक संरचना क्या है। क्रियात्मक संरचना ये है कि सपोज करो मैंने यहाँ से पेन उठाया है, ठीक है ना, मैंने पेन उठाया तो काम किसने किया, हाथ ने। और हाथ क्या है, एक अंग है, और अंग पुनः किसका बनाता है, ऊतक का, और ऊतक फिर सेल, ठीक है ना। तो हम वापस अंग से फिर कहाँ पहुंच गए, सेल पर। तो क्या हो गया, ये इस वजह से संरचनात्मक और क्रियात्मक दोनों छोटी इकाई, ठीक है ना। मैं एक बार और डेफिनेशन बोलता हूँ कि जीवों की या सजीवों की, है ना, या लाइफ की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये समझ गए हो गए। अब यहाँ से अब शुरू करते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम सेल, है ना। सेल को दो भागों में बांटा गया है ना। सेल देखिए, सेल को कितने भागों में बांटा गया है, दो भाग, ठीक है ना। पहला भाग है हमारा, सेल को दो भागों में बांटा गया है, इसे मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, कोशिका। सेल को दो भागों में बांटा गया है, एक है हमारा जीव द्रव्य, ठीक है ना, जीव द्रव्य, और इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्रोटोटाइप, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, प्रोटोप्लाज्म। और एक है हमारा सुरक्षा कवच, सुरक्षा कवच, ठीक है ना। तो कोशिका को दो भागों में बांटते हैं, एक सुरक्षा कवच और दूसरा जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना। सुरक्षा कवच में दो चीज आती है हमारी, ठीक है ना। एक तो आता है हमारा सेल वॉल, सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति, है ना, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, इसमें क्या आता है, कोशिका भित्ति। और दूसरा आता है हमारा सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, दूसरा क्या है, सेल मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली, ठीक है ना, कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, और सेल वॉल, कोशिका भित्ति, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा स्ट्रक्चर बनाता हूँ यहाँ से। सपोज करो ये हमारी संरचना है सेल, ठीक है ना, ये सेल की संरचना हो गई। अब इसमें देखो ये जो बाहर वाला हिस्सा है, ये वाला, ये क्या है, ये सेल वॉल हो गई, ठीक है ना। ये क्या है, बाहर वाला हिस्सा सेल वॉल है, ये क्या है, सेल वॉल हो गया। ये बाहर वाला हिस्सा जो पहला बनाया मैंने, ये सेल वॉल हो गया, ठीक है ना। एक सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि सेल वॉल किसका बना होता है, ठीक है ना। तो ये किसका बना होता है, सेल वॉल हमारा, सेल वॉल बनाता है सेलुलोज का, सेलुलोज, ठीक है ना। सेल वॉल क्या बना होता है, किसका, सेलुलोज का, ठीक है ना। सेलुलोज का बना होता है सेल वॉल। अब सेल वॉल के बारे में एक सवाल, सेलुलोज के बारे में एक सवाल पूछा जाता है कि यह प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली शर्करा है। सेल वॉल, सेलुलोज क्या है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा है, ठीक है ना। ये पॉइंट लिख लेना सारा ध्यान से, ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल यहाँ से सेल वॉल से ये आता है कि भाई ये सेल वॉल केवल प्लांट कोशिका में पाई जाती है, ठीक है ना। सेल वॉल की बात करूं तो केवल प्लांट कोशिका में पाई जाती है, केवल प्लांट यानी पादप कोशिका में, प्लांट सेल में ही पाई जाती है, ठीक है ना। सेल वॉल केवल प्लांट सेल में पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अच्छा, अब दूसरा है हमारा, एक तो ये हो गया, है ना, दूसरा ये है। अच्छा, यहाँ से एक बार और रिवाइज कर देता हूँ मैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे। पहला सेल वॉल से क्वेश्चन आएगा कि सेल वॉल किस में पाया जाता है, तो प्लांट सेल में पाया जाता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या है, सेल वॉल सबसे बाहरी आवरण है, सेल का सबसे बाहरी आवरण सेल वॉल है। तीसरा क्वेश्चन कौन सा आएगा कि ये सेल वॉल किसका बना होता है, तो किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। और चौथा क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि सेलुलोज क्या है। सेलुलोज प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा है, ठीक है ना, शर्करा, ठीक है। तो सेल हो गया। अब हम पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ, या फिर चलो रहने दो, ये है ना, ये कर लेते हैं, थोड़ा सा। सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन है हमारी कोशिका झिल्ली, ठीक है। कोशिका झिल्ली अगर मैं यहाँ बनाऊं तो ये जो इसके बाद जो अंदर वाली संरचना है,
ये वाली, ये क्या है हमारी, ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ये इसके कोश का झिल्ली के बाद वाली संरचना कौन सी है, सेल मेम्ब्रेन। तो पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि क्या सेल मेम्ब्रेन प्लांट पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। लेकिन ध्यान रखना, ये सेल वॉल जो है, ये सेल वॉल जो बाहर वाला आवरण है, ये पादप कोशिका में पाई जाती है, और ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती सेल वॉल, ठीक है ना। तो सेल मेम्ब्रेन की बात चल रही थी, तो ये इसके सेल वॉल के तुरंत अंदर वाली संरचना क्या है हमारी, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के बारे में थोड़ा सा दूसरा ले लेता हूँ, है ना, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। इसमें पहला क्वेश्चन यही है कि ये है क्या। देखो अभी मैं चित्र बना के दोबारा समझाता हूँ। ये तो हो गया हमारा सेल वॉल, बाहरी आवरण, और इसके अंदर वाला हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, तो अंदर वाला सेल मेम्ब्रेन हो गया। अब इस सेल मेम्ब्रेन का पहला काम क्या है, यह चयनात्मक पारगम्य होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ ये पूछा जाता है, चयनात्मक पारगम्य होता है। चयनात्मक पारगम्य होता है, इसका क्या मतलब है कि ये कुछ चीजों को तो सेल के अंदर आने देता है और कुछ चीजों को सेल से बाहर जाने देता है। मतलब ये समझो कि हर किसी को अंदर नहीं आने देगा, हर किसी को बाहर नहीं जाने देगा। जैसे कोई भी अगर विषाणु है या कोई जहरीला पदार्थ है तो उसे ये अंदर नहीं पहुंचने देगा, ठीक है ना, और ये किसी भी चीज को बाहर नहीं जाने देगा। अब इस तरह पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ से क्या पूछा जाएगा, ये चयनात्मक पारगम्य होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फिर इसे इसे कहते क्या है ना, इसे सेल मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं हम कोशिका का द्वारपाल, कोशिका का द्वारपाल, द्वारपाल, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन को हम कोशिका का द्वारपाल कहते हैं। पहला क्वेश्चन चयनात्मक पारगम्य होता है, दूसरा कोशिका का द्वारपाल होता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से आता है, जैसे हमें सेल वॉल पूछता है कि सेल वॉल किससे बना होता है, तो हमने बताया सेलुलोज का बना होता है। इसी तरह ये सेल मेम्ब्रेन कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ये बनी होती है प्रोटीन, प्रोटीन व लिपिड की। लिपिड क्या है, एक प्रकार का वसा का फॉर्म है ना, एक प्रकार की वसा है लिपिड। तो चयनात्मक पारगम्य होती है, कोशिका का द्वारपाल कहते हैं, और प्रोटीन व लिपिड का बना होता है, ठीक है ना। यहाँ से अब एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल को अगर हम विभेद करना चाहें, अलग करना चाहें, तो हम कैसे एक सेंटेंस में बताएंगे। तो पहला यही हो गया कि जो सेल वॉल है ये पादप कोशिका में तो पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, ठीक है ना। पादप कोशिका में सेल वॉल पाया जाता है और जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाता। दूसरा ये है कि जो जंतु कोशिका है उसकी सबसे बाहरी आवरण कौन सा है, उसका सबसे बाहरी आवरण क्या है, सेल मेम्ब्रेन। जबकि पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कौन सा हो गया हमारा, सेल वॉल, ठीक है ना। अच्छा यहाँ से ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से सेल से थोड़ा सा, अच्छा सेल से थोड़ा बेसिक क्वेश्चन और देख लेते हैं ना, सेल से थोड़ा बेसिक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे सेल की यानी कोशिका की खोज किसने की, है ना, खोज किसने की सेल कोशिका की, तो खोज की थी हमारी रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, ठीक है ना। सेल किसकी खोज, सेल की यानी कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक। दूसरा ये कैसी कोशिका थी, ये मृत कोशिका थी, है ना, ये कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका थी, है ना। और दूसरा था, एक और नाम थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ, ठीक है ना, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ, एंटोनी
वेन हॉग, ठीक है ना। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की, एंटोनी वान लीeuwenhoek ने जीवित संरचना की खोज की, ठीक है ना। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन हमारे तैयार हो जाते हैं कि कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की, ठीक है ना। और एंटोनी वान लीeuwenhoek ने जीवित कोशिका की खोज की। और तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि सबसे पहले तो ये क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो एंटोनी वान लीeuwenhoek ने की। तीसरा ये है कि रॉबर्ट हुक ने कैसी कोशिका की खोज की, तो मृत कोशिका की खोज की, ठीक है ना। यहाँ से अब खोज के बाद, ठीक है, खोज के बाद एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो सेल की शाखा है उसको क्या कहते हैं, यानी सेल को पढ़ने के लिए एक उन्होंने स्टडी अध्ययन ही बना दिया, तो इसे बोलते हैं हम साइटोलॉजी, है ना, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी यानी कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी, है ना। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। अब यहाँ से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या आते हैं, सबसे पूछता है कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। संसार की सबसे बड़ी कोशिका, संसार की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है ना। तो संसार की सबसे बड़ी कोशिका क्या है हमारा, ऑस्ट्रिच एग, यानी शतरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। संसार की सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच एग यानी शतरमुर्ग का अंडा। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है संसार की सबसे छोटी कोशिका, संसार की सबसे छोटी कोशिका, संसार की सबसे छोटी कोशिका। संसार की सबसे छोटी कोशिका क्या है, इसका नाम है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना। संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, ठीक है। यहाँ से भी क्या है, इसका एक और नाम है PPLO, ठीक है ना, PPLO इसका दूसरा नाम है। तो संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, PPLO हो गया, ठीक है ना। कई बार थोड़ा डीप अगर पूछ ले, वैसे तो पूछता ना लेकिन पूछ लेगा, तो PPLO की परिभाषा पूछ सकता है ना। ये परिभाषा मतलब फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म मैं लिख देता हूँ। इसकी परिभाषा है प्लूरो निमोनियम लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगर PPLO की फुल फॉर्म पूछेगा तो प्लूरो निमोनियम लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा या PPLO की फुल फॉर्म प्लूरो निमोनियम लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होगी हमारी तंत्रिका कोशिका, ध्यान रखना। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होगी, ठीक है। या इसे इंग्लिश में बोलते हैं नर्वस सेल, है ना, ठीक है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होगी, ठीक है। दूसरा सवाल यहाँ से पूछता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है, सबसे छोटी कोशिका है स्पर्म यानी शुक्राणु, ठीक है। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चन हैं। क्या क्या, मानव पहले कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने जो मृत कोशिका थी, और एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने जीवित कोशिका की खोज की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका, तो ऑस्ट्रिच एग हो गया। संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा हो गया जिसे PPLO कहते हैं। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका हो गया।
और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु हो गया, ठीक है ना, यहाँ से हो। अब यहाँ से अच्छा एक क्वेश्चन और है, एक वैज्ञानिक, दो वैज्ञानिक थे हमारे, स्लाइडेन एवं स्वान, दो वैज्ञानिक थे हमारे स्लाइडेन एवं स्वान। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया, ठीक है ना, स्लाइडेन एवं स्वान ने क्या दिया, कोशिका सिद्धांत दिया, ठीक है ना, मतलब कोशिका मिल गई, हमारी कोशिका की खोज हो गई, उसके बाद कोशिका सिद्धांत दिया किसने, स्लाइडेन एवं स्वान ने। अगर स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया तो इस सिद्धांत में कुछ नियम दिए होंगे, तो वहाँ यहाँ पेपर की दृष्टि से दो नियम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पहला ये है कि हम मानव शरीर में कोशिकाओं की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना 10 की घात 14 है ना, 10 की घात 14 सेंटीमीटर इतनी होती है, या सेंटीमीटर नहीं, ये संख्या होती है 10 की पावर 14। अगर हमारे पूरी बॉडी में कोशिकाओं की संख्या देखी जाए तो बहुत अधिक है, 10 की घात 14, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने दिया था, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा सिद्धांत इसमें इन्होंने बताया था कि भाई कोशिका जो सिद्धांत में दूसरा था कि कोशिका सिद्धांत में दूसरा था, कोशिका सिद्धांत में एक तो ये हो गया ना कोशिका सिद्धांत 10 की घात 14 में, कोशिका सिद्धांत में इन्होंने दूसरा ये बताया कि भाई जो जीवन है, जो सजीव है वो या तो एक कोश के होंगे या बहुकोश के होंगे, मतलब या तो एक कोशिका से बने होंगे या बहुत सारी कोशिकाओं से बने होंगे। तो जो एक कोशिका से बना होगा वो एक कोशिकीय होगा, एक कोशिकीय, एक कोशिका से बना एक कोशिकीय होगा, है ना, और बहुत दो या दो से अधिक ज्यादा से बना होगा तो बहुकोशिकीय होगा, बहुकोशिकीय, ठीक है ना। अब यहाँ से कई बार पूछ लेता है कि एक कोश के जीव कौन से हैं, दो कोश के जीव कौन से हैं, तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। पहला एक है अमोनिया, हमारा अमोनिया नहीं अमीबा, सॉरी अमीबा, अमीबा हो गया एक कोश के जीव अमीबा। पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम हो गया, और जीवाणु भी इसी में काउंट करते हैं हम, ठीक है ना, जीवाणु भी इसी में। तो एक कोश क्या हो गया ये। अच्छा एक कोश को दूसरी तरीका से और डिफाइन करते हैं कि जिसमें कोशिका पुरानी हो चुकी है या प्राचीन कोशिका है, या ये कह सकते हैं कि जिसमें कोशिका उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है, तो वो एक कोश के जीव हो जाएगा, ठीक है ना। और जिसमें नई कोशिका है और जिसमें कोशिका उपस्थित है पूरी तरह से, वो बहुकोशिकीय हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो सेल के हैं। अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं वापस। दूसरा मैंने क्या बताया था, पहला था हमारा सुरक्षा कवच, पहला था सुरक्षा कवच, और दूसरा था जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, ठीक है ना। तो अब ये इसमें क्या बताया था, इसमें दो थे, सेल वॉल थे, सेल वॉल के बारे में डिस्कस हो गया। एक था सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली, ठीक है ना, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बारे में हो गया हमारा। अब हम पढ़ते हैं जीव द्रव्य के बारे में, ठीक है। तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ जीव द्रव्य, ठीक है ना। जीव द्रव्य को भी हम, या ये पूछता है कि जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, ठीक है ना। जीव द्रव्य की खोज देखो यहाँ मैं समझाता हूँ, पहले थोड़ा सा चित्र बना के क्या है। ये हमारी संरचना हो गई कोशिका की, ये सेल वॉल हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, इसके अंदर वाली संरचना सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो भी कुछ भरा है, ठीक है ना, इसके अंदर जो भी भरा है वो क्या है हमारा जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य क्या है कि कोशिका झिल्ली के अंदर, यानी सेल कोशिका झिल्ली के अंदर जो भी भरा हुआ है वो क्या है हमारा जीव द्रव्य, ठीक है ना। अच्छा जीव द्रव्य, यहाँ से एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर हेक्सले, उनका एक हेक्सले है ना, उनका एक कोटेशन है, ध्यान रखना। उन्होंने क्या किया, प्रोफेसर हेक्सले ने क्या कहा था कि जो जीव द्रव्य है ये कोशिका का भौतिक आधार है। मैं लिख लेता हूँ, जीव द्रव्य कोशिका का भौतिक आधार है, कोशिका का भौतिक आधार, ठीक है। जीव द्रव्य कोशिका का भौतिक आधार, का
भौतिक आधार है, ठीक है ना। जीव द्रव्य, प्रोफेसर हेक्सले ने कहा था जीव द्रव्य कोशिका का भौतिक आधार है, ठीक है ना। अब अगर पूछा जाए कि इसकी खोज किसने की थी जीव द्रव्य की, ठीक है ना। जीव द्रव्य की खोज ने की थी एक वैज्ञानिक का नाम था जिसका नाम था पुरकिंजे, ठीक है ना। किसने की थी? पुरकिंजे। पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य की खोज की थी, पुरकिंजे, ठीक है ना। तो जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? पुरकिंजे ने, है ना। और इसे प्रोफेसर हेक्सले ने क्या कहा था? जीव द्रव्य कोशिका का भौतिक आधार, प्रोफेसर हेक्सले ने कहा, ठीक है। तो ये भी दो प्रकार का होता है। अगले पेज पे चलते हैं। जीव द्रव्य को पढ़ने के लिए हम दो भागों में डिवाइड करते हैं जीव द्रव्य को। जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है कोशिका द्रव्य, पहला होता है कोशिका द्रव्य, दूसरा होता है हमारा केंद्र, ठीक है। पहला होता है कोशिका द्रव्य, दूसरा होता है केंद्र। कोशिका द्रव्य को क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म। और केंद्र को क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियस, ठीक है। केंद्र को क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियस, ठीक है। केंद्र को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। कोशिका द्रव्य और केंद्र दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने जीव द्रव्य को, ठीक है। तो यहाँ से अब ये कोशिका द्रव्य क्या है और केंद्र क्या है, फिर एक बार और समझते हैं, ठीक है ना। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारी कोशिका, ये कोशिका भित्ति होगी, अंदर वाली कोशिका झिल्ली होगी। इसके बाद जो भरा होता है ये सब होता है। ये जो ए है अंदर वाली संरचना, ये तो केंद्रक हो गया, न्यूक्लियस होगा। और इसके बाद जितने भी अंग हैं इसमें, वो सब हमारे कोशिका द्रव्य में आ जाएंगे, ठीक है ना। कोशिका द्रव्य में बहुत सारे अंग हैं जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक की क्लास को आज ही ले लेते हैं और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि और लेटेस्ट वीडियो आप तक को मिलती रहे, ठीक है। जय हिंद।